बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मैं जिस वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ उसका उन्वान है बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस टॉपिक को टच किया जा रहा है। साहिबो, क्रिकेट शायकीन के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए आज के दिन बड़े ही खुशी के दिन हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कुछ अर्सा से तितर बितर थी और आए रोज़ ऐसी कारकर्दगी पेश की जाती थी कि यकीन करें टीवी बंद करने को दिल चाहता था और क्रिकेट से दूर रहने को दिल चाहता था। लेकिन पहला टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से हारने के बाद, ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 555 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने जब पहले टेस्ट में 800 से ऊपर का स्कोर बना के रन का पहाड़ खड़ा कर दिया, तो फिर पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में बुरी तरीके से नाकाम हुई और एक इनिंग्स और 47 रन से हार गई। तो पाकिस्तान के हर कोने में शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को मौका दिया कि आप तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, आपने लाहौर कलंदर को सेट किया, आपने बेशतर मौके पर पाकिस्तान की टीम के लिए काम किया, तो आइए आप अपना जादू लड़ाइए। तो वो मैदान में आए तो उन्होंने कुछ तब्दीलियां की। एक तो उन्होंने बार बार नाकाम होने वाले बड़े सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम को कुछ रेस्ट दिया और इसके साथ साथ शहीन अफरीदी को भी रेस्ट दिया और उनकी जगह पे नए खिलाड़ी लेके आए। एक तो कामरान गुलाम को उन्होंने मौका दिया जो मुसलसल कई साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के ढेर लगा रहे थे और उन्होंने 23 सेंचुरियां बना रखी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको मौका दिया। फिर साजिद खान जो अरसा कबल पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे और आखिरी टेस्ट में भी वो 8 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको, शायद इसलिए कि वो एक गरीब घराने से तल्लक रखते हैं, पाकिस्तान के एक रिटायर फौजी, मरहूम फौजी के बेटे हैं वैसे तो वो, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जा रहे थे, तो उनको वो टीम में लेके आए। फिर उन्होंने नुमान अली जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं वो उनको लेके आए। तो इन तीनों ही खिलाड़ियों ने आते ही ऐसे अनमिट नकूश छोड़े और ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जिसे अरसा दराज तक दुनिया पढ़ती रहेगी, सुनती रहेगी और सर धुनती रहेगी। साहिबो, जब दूसरा टेस्ट मुल्तान में शुरू हुआ तो उस वक्त उम्मीद यही थी कि शायद पाकिस्तान यहाँ भी हार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के इन तीनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। अगर बैटिंग की बात की जाए तो कामरान गुलाम ने डेब्यू करते हुए यानी पहला टेस्ट खेलते हुए, जिनको बाबर आजम की जगह पे टीम में शामिल किया गया था, उन्होंने 118 रन बनाए। हर गेंद को मेरिट पे खेलते रहे। अगर कोई बॉल छोड़ने वाली होती तो छोड़ देते, अगर बहुत अच्छी बॉल होती तो उसको बहुत एहतराम से खेलते और अगर थोड़ी सी लूज बॉल होती तो उस पर वो बड़ा शॉट भी खेलते। लेकिन मजमूई तौर पे उन्होंने बड़ी बैलेंस इनिंग्स खेली और एक अच्छे बैट्समैन होने का उन्होंने सबूत फराहम किया और ये 118 रन पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित हुए।
और फिर इसके साथ साथ आगा सलमान ने 63 रन की इनिंग खेली, रिजवान ने 43 रन की इनिंग खेली। अब मैं बॉलिंग की तरफ आता हूँ, तो बड़े अरसे के बाद 1972 में, यानी आज से 52 साल कबल, पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर फजल महमूद ने 13 विकेटें टेस्ट में हासिल की थी, और खान मोहम्मद ने 7 विकेट लिए थे, यानी 20 के 20 विकेट दोनों बॉलरों ने लिए थे। तो 1972 के बाद ये 52 साल का अरसा बनता है। इस 52 साल के अरसे में साजिद खान और नुमान अली ने वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मजमूई तौर पे नुमान अली ने दोनों इनिंग्स में 11 विकेटें हासिल की, और साजिद अली ने 9 विकेट हासिल किए। तो ये 52 साल के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने 10 की 10 विकेटें हासिल की, और इस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। ये खुशियाँ और खुशियों के शादियाने बज रहे थे कि रावलपिंडी का टेस्ट आ गया। रावलपिंडी में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता, और 56 रन का उनको ओपनिंग स्टैंड मिला, जो किसी भी लिहाज से बड़ा अच्छा समझा जाता था। लेकिन इसके बाद फिर हमारे स्पिनरों ने वही काम कर दिखाया जो मुल्तान में उन्होंने दिखाया था। विकेटों पे विकेटें गिरती चली गई। ये तो दरमियान में कुछ कैच छूटे, और कुछ शान मसूद की कप्तानी के नक्स की वजह से, या उनकी कोताहियों की वजह से, उनके एक खिलाड़ी ने 91 रन बनाए, जिसकी वजह से वो 267 रन बनाने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि शान मसूद, जिनको पर तनकीद भी होती रहती है कि ये बड़े ब्यूरोक्रेट के, बोर्ड के बड़े आला ओहदेदार के बेटे हैं, इसलिए इनको कप्तान बनाया गया। तो वो मुसलसल 6 टेस्ट हारने के बाद, यानी जब से उनको कप्तान बनाया गया, पहले 6 टेस्ट वो हारे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और फिर मुल्तान का टेस्ट 7वां था जो उन्होंने जीता, और आज उन्होंने 8वां टेस्ट जीता। तो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने 267 रन पहली इनिंग्स में बना लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इब्तिदा कोई अच्छी नहीं थी। 177 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पहले तो ये थी कि पाकिस्तान 400-500 रन करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नाकाम हुए, और ओपनर्स ने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो 170 पर जब 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो इंग्लैंड के बनाए हुए 267 रन भी भारी दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर नुमान अली ने चौकों और छक्कों से अपने होने का एहसास दिलाया, और वो 46 रन बनाकर आउट हुए। और उनके बाद साजिद खान को बैटिंग के लिए बुलाया गया, तो साजिद खान ने 4 छक्कों और और कुछ चौकों की मदद से बेहतरीन इनिंग्स खेली। इस दौरान उनकी चिन पर गेंद लगा और खून बहने लगा। क्रिकेट का एक कानून है कि अगर बहता हुआ खून आपकी वर्दी को गीला कर देता है, निशान नज़र आते हैं, तो या तो आपको रिटायर्ड हर्ट हो के बाहर चले जाना चाहिए, या फिर आपको वो शर्ट चेंज कर देनी चाहिए। तो खिलाड़ियों ने भी कहा, कप्तान ने भी कहा, अंपायर्स ने भी कहा, और डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप अपनी इनिंग्स को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन साजिद खान ने कहा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। इस वक्त पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, मेरी इनिंग्स की ज़रूरत है, मुझे शर्ट चेंज करने की इजाज़त दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो शर्ट चेंज करके फिर उन्होंने एक और छक्का लगा दिया।
तो वो 48 रन पर खेल रहे थे और पाकिस्तान का स्कोर 342 या 43 रन हो चुका था। दूसरी तरफ जाहिद महमूद आए तो वो पहली बॉल पर बोल्ड हो गए और इस तरह पाकिस्तान 344 रन बनाने में कामयाब हो गया। अब 77 रन की पाकिस्तान को लीड मिली और पाकिस्तान के जहन में ये था कि इंग्लैंड दूसरी बार संभल के खेलेगा, लेकिन 23 पर उसके 3 विकेट गिर चुके थे और आज खेल का तीसरा दिन था और आज जहन में ये था कि हो सकता है कि वो टीम संभल के खेलती, लेकिन वो टीम टोटल 112 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले दुबई में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 72 रन पे आउट हुई थी, वो कम से कम स्कोर था और आज वो 112 रन यानी उससे दूसरा कम तरीन स्कोर था जिस पर वो आउट हुई और इस तरह पाकिस्तान ने 9 विकेट से ये मैच जीत लिया। पहला 152 रन से जीता था, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट 9 विकेट से जीत लिया। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इसमें भी हमारे दोनों स्पिनर्स ने वही काम कर दिखाया जो दूसरे टेस्ट में कर दिखाया था। यहाँ साजिद ने 10 विकेट हासिल किए, नोमान अली ने यहाँ 9 विकेट हासिल किए और 1 विकेट जाहिद को मिला। याद रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 2015 में आखिरी बार टेस्ट जीता था और अब मजमूई तौर पे 44 महीनों के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई, तो ये बहुत अच्छी बात है। गो आखिर पे शान मसूद ने बड़ी फुर्ती दिखाई, 4 चौके लगा दिए और 1 छक्का लगा दिया। ये तो सब कुछ उन खिलाड़ियों को सलाम करना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए शान मसूद को, जिन्होंने सब कुछ प्लेट में रख के उनके सामने रख दिया और अब वो तेज़ी भी दिखा रहे थे। और सुना है कि वो बरतानिया से 3 माह के लिए पावर हिटिंग सीखने गए थे, तो वो हिटिंग जो थी वो आज नज़र तो आई, लेकिन उनकी कप्तानी पर बहुत सी उंगलियां उठती हैं। आने वाले वक्त में वो कैसे कप्तान साबित होते हैं, क्या बेहतरी उनमें आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आकिब जावेद की अजमत को मैं 100 सलाम 100 सैल्यूट पेश करता हूँ। तजर्बा तजर्बा ही होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1992 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा था, तो वहाँ वकार यूनुस तो ज़ख्मी होकर वापस आ गए थे। वहाँ वसीम अकरम मौजूद थे जो दुनिया के बेहतरीन इन स्विंगर थे। उनके होते हुए आकिब खान भी तीसरे नंबर पे बॉलिंग करने आया करते थे। वो उनकी रफ्तार कम थी, लेकिन वो स्लो गेंद फेंकने के माहिर थे। ग्रेट बैच उनके बाएं हाथ से खेलने वाले बड़े ही जालिम ओपनर थे। वो इतनी ज़ोरदार हिटें लगाया करते थे कि गेंद अक्सर छक्के के वक्त स्टेडियम से बाहर चली जाया करती थी। तो यूं ही वो अपना क्रीज से बाहर निकले, लेकिन वो गेंद को जज ना कर सके कि इनके हाथ में जो गेंद है ये कहाँ पड़ेगा। इन्होंने गेंद स्लो की और गेंद उनके बैट से के नीचे से निकलती हुई विकेटों से जा टकराई। जब ग्रेट बैच आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर उसमें 263 था। बाउंड्री छोटी थी और यकीन था कि वो आसानी से पूरे कर लेंगे, लेकिन फिर अपना बाकी खिलाड़ियों ने भी इनका साथ दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया और फिर पाकिस्तान ने फाइनल में 249 का स्कोर किया और इंग्लैंड 249
250 रन बनाने से 22 रन के फासले पर था कि उनकी सारी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये आकिब जावेद हैं जिन्होंने लाहौर कलंदर को सेट किया। कई साल लग गए और उन्होंने लाहौर कलंदर को आखिर विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचा दिया। और आज अगर किसी अच्छे दिमाग ने उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच किया है तो मैं उनकी 7 नस्लों को के लिए दुआ गो हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। खुदा करे आकिब जावेद जैसे खिलाड़ी हमारी टीम के साथ अटैच रहें, जो लालची नहीं हैं, जो अपना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। ये बम्बा कलां रायवंड के एक थानेदार के बेटे हैं। शेखुपुरा का स्टेडियम इन्होंने लोगों से चंदा जमा करके बनवाया था और आज भी वो इनकी याद दिलाता है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा ऐसे ही कोच और ऐसे ही इंतज़ामी अमूर के माहिर खिलाड़ी और अफिसरान मुहैया फरमा ताकि पाकिस्तान की टीम इसी तरह बार बार मैच जीते और पाकिस्तान की टीम का जो मोराल डाउन है वो मोराल भी हाई हो और पाकिस्तानी शायकीन के जो हर वक्त हार हार के इनका मोराल डाउन हो चुका है वो मोराल भी हाई हो। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अहले पाकिस्तान में भी आपकी खुशियों में बराबर का शरीक हूँ। गो मैं खिलाड़ी नहीं रहा लेकिन जब खेलने की उम्र थी तो कमेंट्री बहुत अच्छे तरीके से कर लिया करता था और जहाँ भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होते तो वहाँ कमेंट्री का मौका ज़रूर मिलता। और आज भी गो में मुसलसल मैच नहीं देखता और मसरूफियात हैं लेकिन क्रिकेट से शदीद लगाव है। और जब पाकिस्तान टीम जीत रही हो तो फिर मैं टीवी ऑन करके बैठ जाता हूँ और वो जो लम्हात होते हैं उनसे बहुत कुछ कशीद करने की कोशिश करता हूँ और वो कशीद खुशियों की सूरत में होती है। खुदा करे ऐसे लम्हात अहले पाकिस्तान को हमेशा खुश व खुर्म रखें। आमीन सुम्मा आमीन। साहिबो आपको ये भी बताता चलूँ, कुदरती क्रिकेट की बात चली तो ये भी बताता चलूँ कि 29 अक्टूबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाइट बॉल टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 3 वनडे मैच होंगे और 3 T20 मैच होंगे। तो आज उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि बाबर आजम ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, हालांकि वो बड़े आला किस्म के खिलाड़ी हैं, ठीक है, आजकल मुसलसल तनकीद के बायस उनको मोराल डाउन हुआ, वरना वो विराट कोहली टाइप बैट्समैन हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल सतह पे दुनिया उनकी मद्दाह है और उनके खेल को देखने के लिए मुश्ताक होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तनकीद कुछ हासदीन की वजह से हुई तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उनके रिज़ाइन के बाद अब नए T20 और वनडे कप्तान का फैसला आज होना है। कुछ रिजवान का नाम ले रहे हैं और कुछ फ़खर जमान का नाम ले रहे हैं। खिलाड़ी तो दोनों पाकिस्तानी हैं, खिलाड़ी तो दोनों अच्छे हैं, खिलाड़ी तो दोनों इनिंग्स बना के खेलते हैं और दोनों अच्छे हिटर हैं। लेकिन रिजवान को ये एज हासिल है कि ये जब से खेलना शुरू हुए हैं इन्होंने विकेट कीपिंग के साथ साथ बेहतरीन इनिंग्सें खेली हैं। छक्के भी लगा लेते हैं, चौके भी लगा लेते हैं।
गेंद को प्लेस भी कर लेते हैं और सिंगल रन भी निकाल लेते हैं। विकेटों के दरमियान दौड़ने का इनका एक अपना ही अंदाज है। जबकि दूसरी तरफ अगर फखर जमान को देखा जाए तो वो भी अच्छे खिलाड़ी। जब वो नए नए आए थे तो पीएसएल में मैंने उनकी 56 रन की इनिंग्स देखी, जो आज से तकरीबन 7-8 साल कबल। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी ज़रूरत होगी। और वाकई इसने बड़े अच्छे मौका पर पाकिस्तान को सुरखरू किया, खासकर जब इंग्लैंड के अंदर चंद साल कबल इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इसने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, तो उसको आज तक दुनिया याद करती है। बहरहाल अच्छी इनिंग्स खेलते खेलते कभी कभी बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। जब कप्तान बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि जी रिजवान बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत मुखलस है, किसी से हसद नहीं है, किसी की टांगे खींचने के लिए ये नहीं सोचता, पॉजिटिव माइंडेड है। कहते नहीं जी ये बस भी किस्म का है, नमाज के दौरान किसी और खिलाड़ी खड़ा करके ये अपना नमाज पढ़ने चला जाता है, तो फिर फील्डिंग का मसला बनता है। कभी बैटिंग इसकी आ रही हो तो कहता है यार मैं नमाज पढ़, मेरी जगह पे किसी और को भेज देना। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा सूदमंद साबित हुए हैं। और अगर उनके बारे में आज फैसला कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। कुछ लोग उनके बारे में ये भी तबसरे करते हैं कि वो पीएसएल के 4 फाइनल हार चुके हैं। 2 शहीन फरीदी के खिलाफ यानी लाहौर कलंदर के खिलाफ, एक शादाब खान जो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद के कैप्टन उनसे हारे हैं, और एक पैंथर क्लब जिसके कप्तान शादाब थे उनसे हारे हैं। तो ये बात जब सामने आती है तो मुझे 2007 में जब शुएब मलिक की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो परवेज़ मुशर्रफ भी वहाँ मौजूद थे और अनवर मसूद को यहाँ बुलाया गया था, जो पाकिस्तान के मज़ाहिया शायरों में फर्स्ट लाइन में आते हैं। तो उन्होंने एक कथा कहा था, वो रिजवान के फाइनल हारने के हवाले से मुझे याद आ गया। उन्होंने पाकिस्तान भी अक्सर जगह पे फाइनल हार जाया करता था पाकिस्तान की टीम, तो उन्होंने बड़े मज़ाही अंदाज में कहा कि आप इतना तो जानते होंगे गेंद को बैट मारना होगा, बस इतना ख्याल रखिएगा, फाइनल मैच हारना होगा। तो मैं रिजवान से भी कहता हूँ कि अल्लाह करे आपको कप्तान बना दिया जाए, और खुदा के वास्ते अब अनवर मसूद वाली बात कहीं पूरी ना कर देना, और वो जो आपकी रूटीन है कि टीम को खींच के फाइनल तक ले जाते हैं और फिर फाइनल में जाके पता नहीं आपके हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं और आप 4 फाइनल हारे हैं। वैसे तो बड़े बड़े कप्तान हार जाते हैं, अगर हार ना होती तो फिर जीत का भी मज़ा ना होता। तो ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि विक्ट्री हैज़ मैनी गॉड फादर्स, जीत के बहुत से बाप होते हैं, बट डिफीट इज ऑर्फन, लेकिन हार यतीम होती। जब टीम जीत जाती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सारे ही होते, मैं ही मशवरा देता तू ਇੱਥੇ गेंद करा, देखी उत्थे कैच देगा, तू ਇੱਥੇ गेंद करा, गेंद टर्न होके अपना इन बोल्ड कर देगी। मैंने इसे कहा था कि आप इस गेंद को छोड़ दें और इस गेंद को आपने क्रीज से बाहर निकल के खेलना। उसने खेला, देखा क्या खूबसूरत छक्का था। तो ये है कि विक्ट्री हैज़ मैनी गॉड फादर बट डिफीट इज़ ऑर्फन। ये बातें बाद की बात है। अल्लाह करे आज पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम की कप्तानी का जब फैसला हो तो खुदा करे
अगर रिजवान के हक में अच्छा है तो रिजवान का हक उसे ज़रूर देना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि फ़ख्र अच्छा है तो फ़ख्र के बारे में सोचिए। लेकिन अगर मेरा कोई वोट मांगे तो मेरा वोट रिजवान के लिए है। हकीकत है, छोटे कद का खिलाड़ी है, जब से आया है मैंने इसको मुसलसल स्कोर करते हुए और मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए देखा है। लेकिन कुछ अरसा से जब इसने देखा कि बाबर आजम जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी को किसी ने नहीं बख्शा, तो मैं किस बात की मूली है। मैं अहले पाकिस्तान से और उन लोगों से मुल्तमस हूँ कि खुदारा बिला वजह तनकीद ना कीजिए। बड़े बड़े खिलाड़ी ज़ीरो पे आउट हो जाते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों पे वक्त आता है कि वो कई कई टेस्ट मैच में नाकाम होते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो कामयाब होते हैं। मैंने तो एक पहले व्लॉग भी रिकॉर्ड करवाया था कि यूनुस खान जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 10,000 रन बनाए, वो इंग्लैंड में गए तो पहले मैच में या दूसरे मैच में या दो मैचों में वो मुसलसल जल्दी आउट हुए। तो उन्होंने अजहरुद्दीन जो इंडिया के कप्तान थे उससे फ़ोन पर मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो तेज़ पिच्चें हूँ वो इंग्लैंड की हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया की हूँ या न्यूजीलैंड की हूँ, कभी फ्रंट फुट पे जाके आपने नहीं खेलना। गेंद स्निक होकर पीछे कैच हो जाती है, आप बैक फुट पे खेलें तो कामयाब हो। तो उन्होंने अगले ही अगले ही मैच में यूनुस खान ने सेंचुरी बना डाली। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों पे अगर कभी बुरा वक्त आ सकता है तो बाबर आजम को भी आप खुदारा माफ़ रखिए। वो हमारे अजीम खिलाड़ी हैं, उनको थपकी की ज़रूरत है, उनको हौसला अफजाई की ज़रूरत है या फिर किसी माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो यकीनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया के टूर में बहुत कामयाब होंगे। थोड़ा सा उन्हें रेस्ट मिला, थोड़ा सा उन्हें सोचने का मौका मिला, तो अब इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में खेलेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी मारूदात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम।